हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक बार फिर आ चुके हैं हम वापस 8th क्लास का सोशल साइंस का पेपर डिस्कस कर रहे। हम ऑलरेडी एक क्लास इसकी हमने अपलोड कर दी है। आप हमारी क्लास 8th की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ये है आपका वीडियो, मतलब पार्ट सेकंड, राइट। चलिए, हमने जब लास्ट क्लास डिस्कस की थी तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ से आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, ये है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आई एम श्योर आपको याद होगा, सबसे पहले हमने वीडियो पैटर्न पे डिस्कस की थी और उसमें मैंने बताया था दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। एक चीज़ तो मेरी जान बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इम्पॉर्टेंट कि आपको ये तो याद रखनी ही पड़ेगी। एंड ये चीज़ है कि जहाँ पे जो आपको सेक्शन बी के अंदर जो है 6 क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट। एंड 6 में से सिर्फ आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी 4, जो 4 आपको पसंद हों आप वही कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो अब तक मैंने आपको बताई नहीं, बताऊं क्या? हाँ, ओके। वो ये है कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे आपको सिर्फ अप टू 20 वर्ड्स तक का आंसर लिखना है। 20 वर्ड्स तक का आंसर लिखना है और आपको एक आंसर लिखने के जहाँ पे सेक्शन बी के क्वेश्चंस में सिर्फ 2 मार्क्स मिलते हैं। आई एम श्योर आप समझ गए। जस्ट बहुत से बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि वो मतलब जितना गाइड पे, बुक पे या टीचर ने उनको पढ़ा दिया होता है, अगर ये उनको मैच हो गया क्वेश्चन जहाँ पे, तो पूरा चेपते हैं कि नॉन स्टॉप। लेकिन बच्चे, इट्स बैड हैबिट। लंबे क्वेश्चन लिखने से कभी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमेशा आपको वर्ड लिमिट को एडहेयर करना होता है। देखिए, मैं टफ थोड़ा सा इंग्लिश निकल जाती है, बट मैं कह ये रहा हूँ कि आपको हमेशा वर्ड लिमिट पे ध्यान देना होता है। अगर आपको सेक्शन बी के क्वेश्चन 20 वर्ड्स तक के ही मांगता है तो आप उससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अगर आप उससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपके मार्क्स एग्जामिनर काट देता है, ऐसे ऐसे करके। ओके, चलिए, एक तो ये चीज़ होगी और दूसरी ये चीज़ होगी कि ये क्वेश्चन इतने बड़े बड़े देख के डरा भी नहीं करते। वाई? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ के लगभग जो आपको नहीं लिखनी होती, सिर्फ आपको देखना होता है इसमें थोड़ा सा कहीं पे जो है क्वेश्चन होता है, उसका हमें आंसर लिखना होता है। एनीवे, हम पढ़ते हैं, समझ आ जाएगा हमें। People were reluctant to send girls to schools that were opened in 19th century। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है रिलक्टेंट का मतलब होता है हिचकिचाना, ठीक है ना। एंड यहाँ पे है एक 19th सेंचुरी का मतलब होता है 1800 से लेकर कब तक? 1900 तक, ठीक है ना। 1850, 1870, 1820, 1834, तो इन सालों को हम कहते हैं 19th सेंचुरी, ठीक है। तो इन सालों को हम 19th सेंचुरी कहते हैं। 19th सेंचुरी का 1921 मतलब नहीं होता, या 1920, ये वाला हम 19th सेंचुरी इसको नहीं कहते, ठीक है। ये वाला होता है 20th सेंचुरी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 1900 कुछ होगा तो ये होगी 20th सेंचुरी, ठीक है। तो 1800 कुछ होगा, इसको हम कहते हैं 19th सेंचुरी। तो बात कर रहा है 19th सेंचुरी का। आई एम श्योर आपको पता होगा कि हमें जो इंडिया के अंदर आज़ादी मिली है वो मिली है 1947 में। उससे पहले इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स हुकूमत कर रहे थे, ठीक है ना। अंग्रेज़ लोगों की हुकूमत थी जहाँ पे। तो 1800 जो हमारी ईस्वी थी 19th सेंचुरी, उसके अंदर अंग्रेज़ लोग जो है हुकूमत कर रहे थे, ठीक है। ये दो बातें चीज़ें हमें समझ आ गई, तब अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे। तो बच्चे, तब क्या हुआ एट दैट टाइम, हमने क्लास के अंदर पढ़ा होगा शायद आपने, आई एम श्योर मैंने तो पढ़ा है, लेकिन आपको मुझे पता नहीं। तो एट दैट टाइम क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के अंदर नए नए स्कूल्स ओपन होने शुरू हुए थे, ठीक है ना। जो स्कूल्स का कंसेप्ट था वो, जिस तरह आज जिस स्कूल में आप जाते हो वैसे वैसे स्कूल्स जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने इंट्रोड्यूस किए थे। नए नए जो है कुछ गाँव के अंदर स्कूल जो है ओपन हुए थे। तो बहुत दूर दूर थे बच्चों के स्कूल्स, बट ओपन हुए थे। लेकिन उस वक्त क्या था कि लोग जो अपनी लड़कियां थी उनको स्कूल्स के अंदर नहीं भेजते थे। आज भी जैसे होता है, बहुत से लोग जो हैं वो अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते। क्या बोलते हैं बच्चियों को पढ़ा के करेंगे भी क्या, बट इट्स समथिंग बैड। ये बहुत र्यूड और गलत बात है, ठीक है ना। तो बच्चियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे बच्चों का पढ़ना ज़रूरी होता है बच्चियों का भी होता है। आज भी कुछ लोग बोलते
उस वक्त तो बहुत से लोग ऐसा करते थे, अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते थे, ठीक है। तो राइटर फिर हमें एग्जामिनर आगे कहता है इन द सेम वे, उसी तरह से पीपल टुडे, लोग आजकल हिचकिचाते हैं, किससे हिचकिचाते? टू गिव मोबाइल फोन टू स्टूडेंट्स फॉर ऑनलाइन लर्निंग। कहता है कि उसी तरह से जो है आजकल लोग हिचकिचाते हैं स्टूडेंट्स को, बच्चों को मोबाइल फ़ोन देने से कि वो ऑनलाइन जो मोबाइल से स्टडी होती है, जिस तरह आप इस वक्त क्लास ले रहे, ये वाली स्टडी कर पाए, ठीक है ना। क्या कह रहा है, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ तक क्या बोला राइटर ने। एग्जामिनर बोल रहा है कि जब 19th सेंचुरी के अंदर, 19वीं सदी के अंदर जब नए नए स्कूल ओपन हुए तो लोग अपनी बच्चियों को स्कूल में नहीं भेज रहे थे, ठीक है ना, हिचकिचाते थे लोग। और उसी तरह से आजकल लोग हिचकिचाते हैं अपने बच्चों को जो है ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल फ़ोन नहीं देते, ठीक है। आइडेंटिफाई वन रीज़न फॉर द सेम, कह रहा है कि क्या वजह है, क्या वजह है इसके पीछे, आप उसका एक रीज़न हमें बताइए कि लोग क्यों हिचकिचाते हैं, ठीक है। उस वक्त बच्चियों को स्कूल नहीं भेज रहे थे, आज लोग जो है अपने जो स्टूडेंट्स हैं, किड्स हैं, उनको मोबाइल फ़ोन पढ़ने के लिए लोग देने से हिचकिचाते हैं, क्या वजह है? चलिए, आई एम श्योर आपको पता होगा, आपकी मम्मी आपको फ़ोन क्यों नहीं देती, आपको तो पता होगा, आपका भाई, आपका पापा, आपकी वो, आपके जे आपको फ़ोन नहीं देते, अगर होगा भी तो छीन लेंगे, ओके। एनीवे, क्यों नहीं देते फ़ोन? चलिए देखिए, एक्चुअल में वजह क्या है बच्चे, क्या वजह होगी यार, चलिए ये काम नहीं कर रहा, एनीवे ठीक है। तो वजह एक्चुअल में क्या है, देखिए वजह एक्चुअल में ये है कि तब लोग अपनी बच्चियों को स्कूल में इसलिए नहीं भेज रहे थे क्योंकि लोग ये सोचते थे कि अगर हम बच्चियों को स्कूल में भेजेंगे तो बच्चियां क्या करेंगी, घर का काम नहीं करेंगी, घर का काम नहीं करेंगी, ठीक है ना, और हमारा कहना नहीं मानेंगी, हमारा कहना नहीं मानेंगी, ठीक है। और क्या करेंगी, और जब लड़कियों को स्कूल भेजेंगे फिर लड़कियां जो है अपनी मनमानियां करेंगी। मनमानियां का क्या मतलब होता है, फिर लड़की कहेगी, पहले बच्चियों की शादी जब 14 साल की होती थी, 12 साल की होती थी, एंड 11 साल की होती थी, 9 साल की होती थी, 10 साल की होती थी, लड़कियां आपकी एज की लड़कियां होती थी तो उनकी शादी करवा देते थे उस ज़माने में, ठीक है ना। अगर किसी को स्कूल अगर भेजते तो वो स्कूल में जाती, जब उसको पढ़ती चीज़ें, उसको लगता कि भाई जैसी ज़िंदगी हम जी रहे हैं वैसी तो बिल्कुल है नहीं, इसलिए वो शादी से इनकार कर देती, ठीक है ना। तो ये रीज़न था। फिर अगर बच्ची पढ़ती, अगर उसको घर वाले मारते, उसको हस्बैंड मारता तो वो डाइवोर्स ले लेती, उससे तलाक ले लेती, तो इसलिए घर वाले डरते थे कि वो जो है विधवा हो जाएगी, ठीक है ना। और स्कूल दूर दूर थे तो लोग अपनी बच्चियों को दूर दूर स्कूल जो है नहीं भेजते थे। ये वाले कुछ रीजंस थे। इसके अलावा बहुत से रीजंस भी थे, लोगों के पास या जिस तरह से पैसे नहीं थे तब बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए, तो तब भी लोग जो है गरीब थे, नहीं भेजते थे बच्चियों को स्कूल। चलिए इसी तरह से हम देखेंगे आज बच्चों को फोन क्यों नहीं दे रहे। पहला रीजन, घर वाले इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि घर वाले की जो है, घर वालों की मानना छोड़ देते हैं फिर बच्चे, ठीक है ना। बच्चे को फोन दे दो, फिर चुपके से जाएगा कहीं कमरे में छुप के बैठ जाएगा, क्या ऑनलाइन स्टडी। जब घर वाले होंगे तो खोल लेगा कुछ यूट्यूब, ठीक। जब घर वाले नहीं होंगे फिर पबजी चल जाएगी, चल पबजी, चल ये, चल वो, ठीक है ना। तो ये जो है बच्चे गेमें खेलना शुरू कर देते। दूसरी क्या चीज़, फिर बच्चे मनमानियाँ उसी तरह शुरू कर देते, मानते नहीं हैं, ठीक। आजकल बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे दो, वो फिर कोई भी काम वो करो वो नहीं मानते, ठीक है ना। ओके, ये भी एक रीज़न है। तीसरा क्या रीज़न हो सकता है, लोग गरीब हैं, पोर हैं, इसलिए बच्चों को फ़ोन नहीं दे सकते। कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है ना। अमीर लोग तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग गरीब हैं तो अपने बच्चों को जो है फ़ोन लेकर नहीं दे सकते, ठीक। तो और क्या चौथी चीज़, बच्चे तबाह हो जाते हैं इस चीज़ से, ठीक है ना। मिसयूज़ भी करते हैं, मोबाइल का मिसयूज़ भी करते हैं ना। ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कैसे मिसयूज़ करेंगे। जिस तरह कोई फ़ैन है आज हनी सिंह का, ठीक है ना, बालों को कट लगाया है, ऐसे का वैसा जा रहा है, ठीक है ना। कोई किसी रैपर का है, ठीक है ना, कोई इस तरह से। फिर बच्चे यहाँ से सीखते हैं सिगरेट पीना, भंग पीना, चरस पीना। तो ये वाली चीज़ें जो हैं आजकल मोबाइल फ़ोन से फिर बच्चे जो हैं इस तरह से तबाही की तरफ जाते हैं। इसी तरह से जो है बच्चियां हैं नए नए फैशंस जो है अडॉप्ट करती है। जब इस एज में बच्चों को स्टडी करनी चाहिए रादर दिन फैशन की अभी उम्र है, जब आप हमारी एज पे पहुंचेंगे तब कर लेना एनीवे, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो बच्चे जो होते हैं आपने अभी बहुत से रीज़न हैं, बट हमें जहाँ पे सिर्फ एक रीज़न लिखना है।
तो चलिए हम क्या रीज़न लिखेंगे। रीज़न लिखने के लिए जो है हमें, मैंने पहले कहा कि आपको जो है सिर्फ 20 ही वर्ड्स तक, 20 वर्ड से ऊपर जो है आंसर नहीं लिखना है। चलिए तो हम चलते हैं एंड आंसर हम लिखते हैं। आंसर तो हम लिखेंगे अपना आंसर बुक पे। हमारा कौन सा है, यह है क्वेश्चन नंबर, कौन सा मेरी जान, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 12 एंड 12 का आंसर आप क्या लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट that it would prevent them from doing their domestic duties, ठीक है ना। तो चलिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि ऐसा माना जाता है, ऐसा, इट इज बिलीव्ड, बिलीव्ड का मतलब होता है माना जाना, ऐसा माना जाता है दैट कि इट वुड प्रिवेंट, ये उनको रोकेगा, किनको रोकेगा, ये रोकेगा स्टूडेंट्स को, ठीक है ना, ये रोकेगा फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज, जो घर के काम हैं, जो घर के काम काज होते हैं उनको करने से जो है ये वाला रोकेगा। अगर आज के जो पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल फ़ोन देंगे तो बहुत से रीज़न हो सकते हैं, उसमें से मैंने एक लिखा कि ये बच्चों को जो है घर का काम करने से रोकेगा, ठीक है। चलिए अब एज्यूम करते हैं कि आप जब एग्जाम के अंदर जाएंगे, मे बी आपको क्वेश्चन ना याद हो या आपको इतनी लाइनें भी नहीं याद हो रही। सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि आपको कितने वर्ड्स का लिखना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ड्स का मैंने आंसर लिखा, ठीक है ना। हमें अप टू मतलब 20 वर्ड्स तक का लिख सकते थे हम, उसके ऊपर हमें नहीं लिखना, ठीक है ना। तो चलिए अगर आप एग्जाम के अंदर जब जाते हैं तो आपको शायद आप इस तरह से ना लिख पाए, तो चलिए आप, अगर आपको थोड़ा सा आता है, आप इस तरह भी अगर लिखें, बिकॉज पीपल आर पोर, देखिए क्योंकि लोग गरीब थे, ये आप इतना भी लिखेंगे ना तब भी आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं है। या फिर आप लिख सकते हैं बिकॉज दे वोंट वर्क, ये वो क्योंकि वो अब काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला भी आप आंसर लिख सकते हैं, इसके भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। मैं उस केस में ये कह रहा हूं कि जिस केस में आप इतनी इंग्लिश भी नहीं जानते, इतना आंसर भी आपको नहीं याद रहता, जस्ट आपको पता हो कि हाँ आपको ये वाला लिखना है, आप उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको आंसर समझ आ रहा है एंड आपको ये भी नहीं चल रहा ना, आप उर्दू में की इस तरह से लिख दीजिए। मैं एग्जामिनर होता जरूर आपको मार्क्स देता, क्योंकि बच्चे घर वालों की फिर नहीं मानेंगे, ठीक है ना। इतना भी आप लिखेंगे, मगर ये भी आप तब लिख सकते हैं जब आपको समझ आ रहा हो आंसर, ठीक है ना। ये बट ऐसा अगर करेंगे आपके मार्क्स काट भी सकते हैं, बट कुछ केसेस में जब आप जो है लिख सकते हैं तो चल जाएगा, ठीक है ना। बट द थिंग इज दैट कि आपने इंग्लिश में ही कुछ थोड़ा बहुत ऐसे करके इतना सा भी लिख देंगे फिर भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, इतना सा भी लिख देंगे, बहुत से रीजंस हैं, कोई भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जहां पे हमने कौन सा आंसर बनाया, ऊपर वाला, ठीक है ना। तो वो वाला जो है आपका आंसर रहेगा एग्जाम के अंदर, जो आप जो है वहां पे लिख कर आएंगे, ठीक है। जहां पे मैं टाइम ले रहा हूं जस्ट इसलिए नहीं कि आपको एग्जाम के अंदर यही आएगा एंड आप ये याद करके चले जाएं, ऐसा नहीं है, जस्ट इसलिए कि मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको जो है किस तरह आंसर्स लिखने हैं, ठीक है ना। अब आप आगे देखेंगे कि किस तरह और भी तरीके होते हैं आंसर्स को लिखने के। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इन योर ओपिनियन, आपकी राय में, और ओपिनियन का मतलब होता है राय में, व्हाट डिड B.R. अम्बेडकर वांट टू अचीव थ्रू द टेम्पल एंट्री मूवमेंट। आपकी राय में अम्बेडकर जो था, B.R. अम्बेडकर, वो क्या चाहता था टेम्पल एंट्री मूवमेंट से, ठीक है। टेम्पल एंट्री मूवमेंट से
टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो उसने शुरू की थी, आई एम श्योर आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि अंबेडकर ने 1927 में 1927 के अंदर में टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू की थी। अब टेम्पल एंट्री मूवमेंट क्या था? टेम्पल कहते हैं हम किसको? टेम्पल कहते हैं फॉर एग्जांपल जिस तरह से मस्जिद होती है, मुस्लिम्स जिसके अंदर नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, इस तरह चर्च होता है, चर्च के अंदर क्या करते हैं, क्रिश्चियंस लोग जाते हैं एंड क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, वहाँ पे इबादत करते हैं, ठीक है ना। इस तरह गुरुद्वारा होता है, गुरुद्वारे के अंदर जो है सिख लोग जाते हैं एंड वो जो है अपनी जो है इबादत करते हैं। इन ए सिमिलर वे होते हैं टेम्पल्स हमारे पास। टेम्पल क्या होते हैं? टेम्पल के अंदर जो है हिंदू लोग जाते हैं एंड वहाँ पे जो है वो अपने गॉड्स की पूजा पाठ इबादत करते हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर चूंकि 80% इंडिया के अंदर ज़्यादा लोग कौन है? हिंदू रहते हैं। तो उस वक्त क्या हुआ करता था, उस वक्त ऐसा सिस्टम था इंडिया के अंदर, ऐसा सिस्टम है कि कुछ लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं और बाकी जो कुछ दूसरे लोगों को छोटा समझते हैं। जो छोटे लोग हैं उनको हम दलित कहते हैं, ठीक है ना, और जो बड़े लोग हैं वो खुद को ब्राह्मण कहते हैं। वो कहते हैं हम बड़े हैं, हमारी जात बड़ी है एंड इनकी जात, जो दूसरे दलित है, इनकी जात छोटी है। अब जो ब्राह्मण हैं, जो बड़ी जात वाले हैं, वो छोटी जात वाले के जो लोग थे, इनको इबादत करने के लिए टेम्पल में भी नहीं आने देते थे, ठीक है ना। अगर ये रोड पे, ये छोटी जात के लोग अगर रोड पे इस तरह दलित कभी चलते हैं, ठीक है ना, तो ब्राह्मण जो हैं उसके जो है फिर उनको मारते हैं। जब इनकी शादी होती है, इनको घोड़ी पे भी नहीं चढ़ने देते कि जो ब्राह्मण है वो चढ़ सकते हैं लेकिन दलित नहीं चढ़ सकते, ठीक है। अब किसी किसी जगह पे चश्मा होता है या किसी जगह पे लोग नहाते हैं लेकिन दलित ब्राह्मणों के साथ नहीं नहा सकते क्योंकि इनकी वजह से पानी जो इसे ब्राह्मण कहते हैं, आप पानी गंदा करते हो, ठीक है ना। इसी तरह जो है रिलीजियस किताब जो होती है, संस्कृत जो होती है, ऐसी जो रिलीजियस किताबें होती हैं जो पढ़ाई जाती है, ब्राह्मण जो हैं वो दलितों को नहीं पढ़ने देते। इन एसेंस क्या होता है, इस चीज को हम कहते हैं जात भात पे, जात की वजह से अछूत छात, ठीक है ना। अछूत छात आपने चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। अछूत छात करते हैं लोग कि छोटी जो जात के लोग हैं उनके साथ जो है लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं बड़ी जात के लोग? डिस्क्रिमिनेशन। चलिए, तो 1927 का साल था। उस साल जो B.R. अम्बेडकर था, ये खुद भी एक दलित था। दलित का मतलब है ये एक निचली जात का था बंदा, ठीक है ना। ठीक, हालांकि जात का निचली और ऊपर वाली तो होती नहीं, बट अकॉर्डिंग टू जिस तरह से जो है इंडिया के अंदर सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एट दैट टाइम क्या हुआ कि इसने एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू की। इसने कहा कि हाँ, अब जो दलित हैं इनको भी जो है टेम्पल्स के अंदर, मंदिरों के अंदर जाना, इनको भी इजाजत दी जाए कि ये भी मंदिरों के अंदर जाएं और क्या करें, गॉड को जो है पूजा पाठ जो है वो कर पाएं, जो इबादत है वो कर पाएं, ठीक है ना। तो इसका क्या मकसद था? इसका मतलब था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, ठीक है ना। कास्ट इन योर ओपिनियन व्हाट डिड B.R. अम्बेडकर वांट टू अचीव? तो हम यहां से ही लिखेंगे, देखो यहां से हम लिखेंगे ये वाली लाइन यहां तक, उसके बाद हम लिखेंगे क्या, वांट टू अचीव थ्रो टेम्पल एंट्री मूवमेंट, वांट टू, यहां पे हम लिखेंगे इरेडिकेट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये ऐसी चीज है, अगर आप कुछ भी ना लिखो, सिर्फ आप ये लिख दो वांट टू डिस्क्रिमिनेट, ठीक है ना। B.R. अम्बेडकर वांट टू डिस्क्रिमिनेट, वांट टू एरेडिकेट, खत्म करना चाहता था कास्ट, जात पात जो है, अछूत छात जो है, इसको खत्म करना चाहता था। तो ये जो है आपका, तब भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, सिर्फ एरेडिकेट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। मगर आपको समझना है कि आपके आंसर में सबसे जरूरी चीज क्या है, ठीक है। तो चलिए आते हैं एंड लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? वेल, नहीं लिख रहा। मिनट, क्या है यार? ओके, चलिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 13।
तो हम लिखेंगे आंसर किस तरह से, थ्रो टेम्पल एंट्री मूवमेंट बी आर अंबेडकर wanted to eradicate caste discrimination ठीक है ना। ये वाली इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो आप ट्रिक से सीखते हैं। जो ऊपर वाली जो चीज मैंने लिखी ना, जहां तक ये आप सिर्फ ट्रिक से जब आपको समझ आती है, ये वाली जहां तक आप लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में से ही ये वाले वर्ड हम लिखते हैं। बट ये वाला आपको जो है पहले ही समझना होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये वाला जो है मेन चीज का, ये 3 वर्ड जो इसका आंसर आपको लिखना है, ये आपके आंसर में होंगे, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ये 3 वर्ड आपके आंसर में नहीं होंगे, आपको नहीं मिलेंगे। अब जरूरी नहीं है कि यही 3 हो, इसकी जगह पे कुछ और भी हो सकता है आपके, आप जिस तरह से जो है क्वेश्चन को समझ पाए। ठीक है, चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 14? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस द राइट टू वाटर एज बीइंग ए पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। कहता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये मानता है कि जो राइट टू वाटर है वो पार्ट है किसका? राइट टू लाइफ का। राइट टू वाटर जो है वो पार्ट है किसका? आर्टिकल 21 का, फॉर राइट टू लाइफ। तो जहां तक हमें जो है एग्जामिनर सिर्फ समझाता है, ठीक है ना, तो जहां पे इस इतने लंबे क्वेश्चन को देख के हमें घबराना नहीं होता कि ये इतना क्या है, ठीक है ना। जहां पे कहता है कि आर्टिकल जो 21 है ये पार्ट है किसका? आर्टिकल राइट टू वाटर जो है ये पार्ट है राइट टू लाइफ का, आर्टिकल 21 के अंदर। व्हाट डज दिस मीन टू यू एज ए सिटीजन? एज ए सिटीजन आपको इस चीज से क्या समझ आता है? देखिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके अंदर जो है हमारा एक पार्ट होता है 3rd, ठीक है ना। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बहुत से पार्ट लिखे होते हैं, ठीक है, जिस तरह आपके जो है चैप्टर लिखे होते हैं आपके बुक के अंदर, तो इस तरह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन के भी पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है, फिर दूसरा पार्ट होता है, तीसरे पार्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे होते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है ये हकूक है, बुनियादी हकूक किसको? लोगों को मिले हुए होते हैं हुकूमत की तरफ से। हुकूमत खुद भी इन हकूकों को जो है जायल नहीं कर सकती, ख़त्म नहीं कर सकती। मतलब इस तरह से हमारा एक हकूक होता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट किसी की जान जो है, लोगों की जान इस तरह रेंडमली नहीं ले सकती। फॉर एग्जाम्पल कल मोदी के मन में आए कि वो आपकी जान ले ले, वो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। आर्टिकल 21 जो है फिर लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, बोलेंगे कि मोदी जो है इसने बिना जो है रूल्स देखे हुए इसने मुझे जो है मार दिया, ठीक है, ये गलत बात है। तो फिर है उसको सजा मिलेगी, ठीक। तो इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक। चलिए, कहता है कि अगर राइट टू वाटर जो है आपका राइट टू लाइफ का पार्ट है, तो इससे यहाँ से क्वेश्चन है, इससे आपको क्या समझ आता है? चलिए, जो इससे हमें ये समझ आता है कि अगर कोई चीज राइट टू लाइफ का पार्ट है तो इस चीज का जो है यूनिवर्सल एक्सेस होगा, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि वाटर जो है ये सबको प्रोवाइड किया जाएगा, किसी को भी इससे महरूम नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल कोई क्रिश्चियन है इंडिया के अंदर रह रहा है, जहाँ पे मुस्लिम्स हैं या जहाँ पे हिंदू हैं, हिंदू को और मुस्लिम को पानी मिलेगा और क्रिश्चियन जो हैं इनको पानी नहीं दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पानी का हकूक तीनों पे है, ये भी पी सकता है, ये भी पी सकता है, ये भी पी सकता है, और एक ही चश्मे से तीनों पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो गवर्नमेंट उसको सजा देगी, उसको जेल में डालेगी, ये बात है। इसको हम कहते हैं कि जो पानी का एक्सेस है वो यूनिवर्सल हो। क्या हो? चलिए लिखेंगे हम। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है एंड 14 का हम आंसर लिख रहे।
तो क्या आंसर होगा हमारा? इट मीन्स दैट देयर शुड बी यूनिवर्सल access to water. WATER यूनिवर्सल, ACCESS एक्सेस, ये वाली इसके अंदर चीज इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? हमने कहा कि इसका मतलब है कि जो पानी का अधिकार होगा, जो पानी होगा वो सबको मुहैया किया जाए। राइट टू वाटर का क्या मतलब है कि जो पानी है वो सबके लिए अवेलेबल किया जाना चाहिए, सबके लिए, किसी को भी जो है ऐसा नहीं कि पानी से महरूम किया जाए, ठीक है, किसी को ना दिया जाए। तो ये हमें इस सब का मतलब समझ आता है। ठीक है बच्चे, तो चलिए छोटे छोटे आंसर लिखने हैं ना, इसीलिए जो है आपको हम कहते हैं आप टेक्स्ट बुक पढ़िए। जब आप क्लास के अंदर जो है आप पढ़ते हैं तो बड़े बड़े गाइडों के अंदर आप पढ़ेंगे या टीचर इतने इतने बड़े आंसर लिखवा देंगे बच्चे, वो आपके काम के नहीं हैं। आपको सिर्फ एक आंसर में लिखना होता है, इसलिए क्या कर सकते हैं हम, मगर आपको हाँ कोई बात नहीं। लिस्ट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्रॉपिंग पैटर्न इन एन एरिया। चलिए कह रहा है कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न होता है जिस तरह हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पैडी लगाते हैं। पैडी का क्या मतलब होता है? राइस लगाते, मतलब जो हम धान लगाते हैं, शाली लगाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम मक्की लगाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम और क्या लगाते हैं? और लगाते हैं एप्पल्स के बाग लगाते हैं। और क्या लगाते हैं हम? इस तरह से हम दालें लगाते हैं, ठीक है ना, राजमा लगाते हैं, ठीक है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें लगाते हैं। इनको हम कहते हैं क्रॉप्स। क्या कहते हैं इनको? क्रॉप्स, CROPS, क्रॉप्स। तो कह रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से क्रॉपिंग पैटर्न जो है किसी एरिया का वो अफेक्ट होता है, उस पे इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो चलिए क्या क्या चीज़ें, किस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस पड़ता है? सबसे पहली चीज़ जो बड़ी चीज़ आपने देखी होगी वो देखा है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब होता है, देखिए जब आपका जो हमारे जो विंटर सीजन्स होते हैं, आपके ठंडे सीजन्स होते हैं, ठीक है ना, उस वक्त जो है आपका वीट लगता है, या आपके बारले जिसको हम जो कहते हैं, जो लगते हैं, या आपकी गुंदम लगती है। जब आपका समर का टाइम होता है, आपकी कौन सी फसलें लगती हैं? आपकी फसलें लगती है बेटा तब जब गर्मियों का टाइम होता है, तब आपकी लगते हैं राइस, ठीक है ना, चावल लगते हैं। आपने कभी आपने चावल विंटर में, सर्दियों में चिले कलान में उगते देखे? नहीं, वो नहीं उगते, ठीक है। ओके, इस तरह से जो है पहली तो ये चीज़ होगी कि क्लाइमेट जो है आपका वो अफेक्ट करता है किसको? किसी एरिया के क्रॉपिंग पैटर्न को। चलिए इस तरह से हमारी चीज़ होती है सॉइल, ठीक है ना। जो सॉइल अच्छी होती है, जो सॉइल जरखेज होती है, उस सॉइल के अंदर देखिए जिस तरह पामपोर हमारा एरिया होता है, हम उसमें क्या उगाते हैं? हम उसमें उगाते हैं ज़फ़रान, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं सैफ़रान। सैफ़रान हम उगाते हैं उसके अंदर, ठीक है ना, जिसको केसर बोलते हैं। ठीक, ये बहुत कॉस्टली क्रॉप होती है। ठीक, अब देखिए ये वाली सफ़रान आप जो है उगा सकते हैं बारामूला में, ठीक है, नहीं ये वहाँ पे नहीं उगेगी। या आप जम्मू में उगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि सॉइल वहाँ की जो है ऐसी सॉइल है जिसको हम कहते हैं कारेवा सॉइल, ठीक है। उस सॉइल का अपना नाम होता है कारेवा सॉइल, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइप की जो सॉइल है जो इसको उगाती है, ठीक है ना। इस तरह हमारे पास जो है एक रीजन होता है इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र, वहाँ पे काटन उगता है। काटन जिसके कपड़े आप पहनते हैं, काटन के कपड़े, ठीक है ना, इसका भी पौधा होता है। तो वो किस में लगती है? आपका काटन किस सॉइल में लगता है? लगता है ये ब्लैक सॉइल में, काली जो मिट्टी होती है उसके अंदर लगता है। तो हमारी मिट्टी के अंदर जो है काटन यहाँ कश्मीर में नहीं उगेगा, ठीक है ना। तो ये वाली जो चीज़ है क्रॉपिंग पैटर्न आपको क्या क्या इफेक्ट करते हैं? एक तो क्लाइमेट हमने देखा, और क्या? सॉइल। इसके अलावा कुछ और चीज़ आपको आ रही है नज़र दिमाग में? क्या आ रहा है आपको? आपको आ रहा है इसके अंदर होते हैं इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब होता है आपके फर्टिलाइजर्स, आपकी खादें। आप जो इसके अंदर खाद डाल रहे हैं, आप जो इसके अंदर पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, ठीक है ना, दवाइयाँ डाल रहे हैं, उसकी वजह से भी आपकी जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो अफेक्ट होता है। तो चलिए यही चीज़ लिखेंगे। तो हमने 2-3 लिख दिए तो वो सफिशिएंट है। चलिए हम कैसे लिखते हैं? क्वेश्चन नंबर 15। ओके,
देखिए इस आंसर को लिखने के लिए मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा। फैक्टर्स 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 इन्फ्लुएंसिंग एन, अरे क्या हो रहा है यार, इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्रॉपिंग क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, पैटर्न। ओके, आप इस तरह से करेंगे, आप इसको इस तरह से करेंगे, इस तरह से बक्स लगाएंगे, लगाया आपने, वाह वाह कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। आप इसको इधर लिखेंगे जिस तरह से, क्या आपने देखा, क्लाइमेट, क्लाइमेट आपने देखा एक रीजन है, ओके हाँ ठीक है। और क्या आप देखेंगे, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसके अंदर सॉइल, वेल सॉइल आपने देखा एक रीजन है, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज होती है, इसके अलावा होते हैं आपके इनपुट फैक्टर्स। अच्छा, इनपुट फैक्टर्स शायद आपको याद ना रहे, इनपुट फैक्टर्स, अच्छा इनपुट फैक्टर्स थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, इसकी जगह पे डायरेक्ट आप फर्टिलाइजर्स भी लिख सकते हैं, फर्टिलाइजर, अच्छा फर्टिलाइजर भी शायद मुश्किल होगा आपके लिए, आप यूरिया लिख सकते हैं, यूरिया, ठीक है ना। या आप लिख सकते हैं मशीन्स, मशीन्स, ठीक है ना, अच्छी मशीन्स जो होंगी वो अच्छी खुराक उगाती है आपकी। इस तरह से पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये वाली चीज़ें आपके क्रॉपिंग। और इसके अलावा क्या हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की कैसी पॉलिसी होगी, गवर्नमेंट पॉलिसी, अच्छा इसमें से 2-4 आप लिखेंगे काफ़ी के। अच्छा इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती है, इसके अलावा हो सकती है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, अच्छा ये वाली चीज़ आप ना लिखें, ये डिफिकल्ट हो रहा है ज़्यादा, ठीक है ना। क्लाइमेट लिखा, सॉइल लिखा, आप देखें तो वाटर लिख सकते हैं, वाटर, वाटर अगर होगा ये वाला इजी है, ये वाला आप लिख सकते हैं, सॉइल लिख सकते हैं, क्लाइमेट लिख सकते हैं, और जो इजी इजी है आपको वो लिखने हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट पॉलिसी आप लिख सकते हैं, ये भी इजी है, फर्टिलाइजर, यूरिया, ये वाला भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो डिफिकल्ट होते हैं वो चीज़ें पहले से ही छोड़ दो, ठीक है ना। आप बस, मगर आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप आंसर ही का इधर का उधर करके आ जाओ। चलिए ये चीज़ें होगी, तो ये वाला जो मैंने लिखा इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि आप आंसर के अंदर क्या यूज़ कर रहे हैं, आप आंसर के अंदर जो है नई नई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक है ना। ये वाली चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, आपको किस तरह से फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं, ठीक है ना, किस तरह से डायग्राम्स बनानी होती हैं, किस तरह से मैप्स बनाने होते हैं, किस तरह से चार्ट्स बनाने होते हैं, इससे एग्जामिनर आपको जो है ज़्यादा मार्क्स देता है। Why is iron and steel industry often referred to as the backbone of modern industry? क्या खरा है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को क्यों हमें जो है अक्सर बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री का। आपको क्या लगता है क्यों कहा जाता है इसको बैकबोन मॉडर्न इंडस्ट्री का। देखिए आजकल मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर जो है आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे सब के अंदर जो है आपको क्या नज़र आएगा, आपको नज़र आएगा आयरन एंड स्टील। मतलब आयरन एंड स्टील, लोहा और स्टील ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हर चीज़ जो है हर फैक्टर्स हर इंडस्ट्री के अंदर नज़र आती है। तो इसलिए ये बैकबोन हुआ ना, ज़रूरी हुआ, तो यही चीज़ जो है हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या हम लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं कि जो हमारा आयरन एंड स्टील है इसको ऑलमोस्ट जो है हर चीज़ जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं जो वो किससे बनी होती है, उसके अंदर आयरन एंड स्टील को यूज़ किया जाता है। ऑलमोस्ट इन एवरीथिंग, इन एवरी मॉडर्न इंडस्ट्री the iron and steel has been used ठीक है। मैंने लिखा कि ऑलमोस्ट जो जितनी भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज है उन सब के अंदर जो आयरन एंड स्टील है उसके अंदर जो है आयरन एंड स्टील को हम यूज़ करते हैं। जिस तरह से ये इस वक्त हमारा लैपटॉप है, इसके अंदर
आयरन एंड स्टील आपको देखने को मिलेगा। आपके ब्रिजेस के उसके अंदर भी जो है आपको जो है आयरन एंड स्टील देखने को मिलेगा। इवन के जो आपकी ये जो पिन है जिससे आप लिखते हैं, इसकी जो निब है वो भी स्टील की बनी हुई है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप स्कूल के ऊपर जो आपकी रूफ है, छत है, वो भी स्टील की है, हर जगह पे है। इसके लिए इसीलिए हम जो है आयरन एंड स्टील को जो है कहते हैं कि ये बैकबोन है किसकी, मॉडर्न इंडस्ट्री की। और देखिए इसके अलावा जो टूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका मान लेते हैं जिस तरह आपके कपड़े हैं, उनके अंदर आयरन एंड टूल, आयरन एंड जो स्टील है ये तो नहीं है, बट सोचिए जिस मशीन से आपका कपड़ा बना है, सिविंग मशीन, उसके अंदर भी जो है आपकी आयरन एंड स्टील का था। मतलब जो मशीनरी हम यूज कर रहे हैं दूसरी चीजें बनाने के लिए, जिस तरह कपड़े वगैरह बनाने के लिए, उनके अंदर भी आयरन एंड स्टील जो है मशीनरी जो टूल्स है हमारे पास, उनके अंदर जो है आयरन एंड स्टील यूज हो रहा है। इसलिए हम जो है कह रहे हैं कि ये बैकबोन है किसका, मॉडर्न इंडस्ट्री का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एंड अब है हमारा सेक्शन सी, ठीक है। तो हमने कितने सेक्शन कर दिए, हमने सेक्शन बी इस क्लास के अंदर डिस्कस किया। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन सी की। बट आई थिंक जहाँ पे वीडियो आपका लंबा हो रहा है, हम जो है एक कट करके फिर से जो है शूट करेंगे। लो